हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं यशोवर्धन और आपके सामने आज है करंट अफेयर्स में आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पे हम बात करेंगे क्योंकि रेपो रेट में कट किया आरबीआई ने कल, राइट 9 को किया, आज 10 अप्रैल 2025 है। सो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इंडियन इकोनॉमी पे या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्या मॉनेटरी पॉलिसी अकेली देखनी है? नहीं, हम दोनों पे कवर करेंगे। आज मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे और फिजिकल पॉलिसी दोनों। हिंदी में जिसे बोलते हैं मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मैंने हिंदी में नोट्स भी दिए और हैं, आप परेशान ना हो। और साइट पे जब आप जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आरबीआई ने एक राइट कल का है ये कि उन्होंने रेपो रेट में कट किया। ठीक है, अब यहां से क्या क्या खबरें बनती हैं हम लोग चलिए उस पर देखते हैं। तो ये देखिए, अब यहां पर सवाल आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, देन फिस्कल पॉलिसी क्या है और इनके टूल्स क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं। हिंदी में इन्हें बोलते हैं राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी को, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जिसे मौद्रिक नीति बोलते हैं। मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई, ऐसी नोट करते हैं ना आप लोग, और फिस्कल पॉलिसी करती भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब जैसे कि हमने अभी बात की कि रेपो रेट के बेसिस में बेसिक पॉइंट में कट किया है 25 पॉइंट्स की कटौती की है। तो ये क्या है भाई, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक रेट क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं। टूल्स मतलब उपकरण। उसी तरह से राजकोषीय नीति जो होती है वो सरकार जारी करती है, जहां पर कि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे जीएसटी हो गया या कस्टम्स हो गया या एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये सारे आते हैं। अब ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं तो इसको समझिए कि इन टॉपिक से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा किसी भी साल का जब प्रश्न ना आए। इवन वनडे के एग्जाम में भी आते हैं, यूपीएससी हो या पीएससी के एग्जाम हो, बार बार पूछे जाने वाले हैं। और इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको मालूम है, क्लियरिटी है, तो आप बता देंगे। तो बड़े ध्यान से आपने क्लास अटेंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति वह नीति जिसके माध्यम से देश का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति, जो मार्केट में जो मनी का फ्लो है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कैसे? ब्याज दरों को बढ़ा करके या घटा के, राइट। क्रेडिट को नियंत्रित करता है, साख उधार देने को कैसे करता है, तो मौद्रिक नीति के द्वारा करता है, जिससे कि देश की जो आर्थिक गतिविधियां उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है, विकास हम इसी से कर सकते हैं, और आर्थिक स्थिरता। अब ये कैसे है इसे समझते हैं, चलिए एक एक करके। तो हम देखेंगे किस तरह से। अब इस नीति का उद्देश्य क्या होता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अर्थात महंगाई को कंट्रोल करना, और क्या होगा, आर्थिक विकास को बनाए रखना, मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखना, बेरोजगारी में कमी करना, और ऋण और तरलता का प्रबंध। अब आपके सामने सवाल आया, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, जरा इन्हें एक्सप्लेन करो, है ना। अब आप पूछेंगे अच्छा जरा ये बताओ ये महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलो हम एक एग्जाम्पल रखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक रखेंगे हम बच्चा निहारिका नाम का, और एक रखेंगे हम देवेंद्र नाम के, दो बच्चों की बातें करते हैं। देवेंद्र के पास, जब उसके पास पहले होते थे खर्च करने के लिए 10,000 रुपये, देवेंद्र को क्या हुआ कि ज़्यादा पैसे मिल गए। ज़्यादा पैसे कैसे मिल गए कि उसने कहीं से लोन ले लिया। लोन क्यों ले लिया? लोन इसलिए लिया, कहते अरे इस पर ब्याज दर बहुत कम है, तो उसने लोन ले लिया। उससे फिर वो एक बाइक खरीदेगा और कहेगा कि मैं इससे कोई सामान की सप्लाई कर सकता हूँ या अपनी क्लास वगैरह पढ़ने जा सकता हूँ, अपनी दुकान का काम करने के बाद भी। तो एक साथ वो ज़्यादा काम कर पा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और उसी तरह से कोई दुकानदार है, अगर उस दुकान वाले को अपनी दुकान डालनी है और वो बैंक के पास लोन के लिए जाता है कि सर मुझे लोन दे दीजिए 10 लाख का। बैंक कहता है दे तो देंगे लेकिन 12% की रेट है। वो कहते हैं तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर दीजिए। कहता भाई मैं क्या करूं, आरबीआई से कम करा लो। अब आरबीआई ने एक दिन रात में अचानक से कम कर दिए, मतलब बातचीत हुई सरकार से, अरे महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करें।
कहते रुक जाओ अभी करते हैं, तरीके निकालते हैं। और कहते और क्या दिक्कत है, कहते साहब ये भी दिक्कत है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। कहते अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करो ब्याज की दरों को घटा दो। कौन सी, एफडी पर, ठीक है। और जो इसके अलावा कहते जो ब्याज दर जब घटेगी तो सारी चीज़ों पे घटेगी, तो जब लोन लेने जाएंगे उस पर भी घट जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, जिसको दुकान के लिए लेना था 10 लाख का लोन, अब वो 12% की जगह लोन घट के 9% पे आ गया, तो क्या करेगा, वो जाकर दुकान खोलेगा कि नहीं खोलेगा, खोलेगा भाई, ठीक है। क्योंकि उसको पता है मैं हर महीने 12% तो कमा लूँगा जो मैं ले रहा हूँ उतने पे, तो मतलब 3% का मुनाफा तब भी होगा मुझे लोन चुकाने के बाद भी। तो अगर ब्याज की दरें कम कर दी जाएंगी तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। अगर मान लो आप मकान बनाना चाहते हैं और मकान पे होम लोन लेने गए और होम लोन लेने की दर उन्होंने बोल दी साहब इस पर तो 10% है, तो आप कहेंगे भाई अभी नहीं बनाते हैं। और जैसे अगले दिन अखबार में देखा होम लोन की दरें कितनी आ गई, 7%। अरे आप करो, चलो चलो जल्दी से होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, प्लॉट खाली पड़ा उसमें मकान बना लेते हैं, यही करेंगे ना। क्योंकि फिर अगर आपको जो लोन चुकाना था वो कम देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अब ये तो ये हो गया। अब मान लीजिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, निहार का सामान खरीदने गई, इसने कहा भैया एप्पल कैसे दे रहे हो, वो कहते भाई 240 के हैं, बहन जी लेना हो तो ले लो। निहारिका कहती है वाले भैया तो 200 में दे रहे, लेना तो आप लो जी, नहीं तो नहीं। अब निहारिका ने पॉकेट में देखा, कहते यार 200 ही पड़े, अगर मैं पूरे 1 किलो ले लूँगी तब भी नहीं है, आधा किलो ले लेती हूँ। तो इन्होंने क्या किया, कम ले लिया, कहते कल फिर आके ले लूँगी। तो इन्होंने क्या किया, 1 किलो लेने का मन बना के गई थी ये, लेकिन इन्होंने अपनी खरीदारी आधा किलो की, मतलब अपनी खरीदारी को आगे पर टाल दिया। क्यों, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, इनको लगता है कि भाई कल सस्ते होंगे कल ले लेंगे। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली, जब अचानक से पता चला टमाटर 20 का टमाटर, 10 का टमाटर, 5 का टमाटर 60 का हो गया, तो जहाँ पहले 2 किलो लेके आते थे हम कहीं भैया आधा किलो दे दो, कल सस्ता होगा कल ले लेंगे। नॉर्मली यही होता है भाई। मैं सब्जी लेने जाता हूँ, मैं रोज़ ये करता हूँ मैं रोज़ ये करता हूँ, मैं सब्जी मंडी जाता हूँ, 4 दुकानों पे पूछता हूँ भाई कितने का दे रहे हो, वो कहता है 2 किलो लोगे इतने, लाओ भाई 2 किलो दे दो, टांग के फटाफट गाड़ी में रखो, फिर दूसरी सब्जी लेने आ जाता हूँ। समझ रहे हैं आप। तो हम सबके ऊपर महंगाई का असर पड़ता है। और मैं जब घर लेना था मुझे, तो मैंने देखा भाई लोन कितना मिल रहा है, अच्छा इतना मिल रहा, कार पे इतना है, तो जैसे ही कम हुआ मैंने कहा चलो घर बना लेता हूँ, चलो एक और कार ले लेता हूँ। मतलब ब्याज की दरें कम होना और ज़्यादा होना असर डालता है, महंगाई कम होना और ज़्यादा होना असर डालता है। तो महंगाई को कम करना, महंगाई को बढ़ाना असर डालता है इन दोनों ही नीतियों पर। तो जैसे कि महंगाई को कम करना या बढ़ाना असर करेगा। अब मान लो कि आप ये बोतल खरीदने गए, अब आपके पास पर्याप्त पैसा है, तो ये बोतल मार्केट में सिर्फ 10 हैं। अब निहारिका ने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे बहुत है, आप बोतल लेने गए, बोला जी 1000 रुपये की दूंगा। तभी देवेंद्र आ गया, भाई ये बोतल मुझे भी चाहिए, तो बोला 1000 रुपये की दूंगा। तो देवेंद्र कहता भाई एक काम करो, एक ही बोतल है, आपने ही मांग ली, मान लो एक दौरान अगर एक ही बोतल के लिए दोनों लड़ पड़े तो क्या होगा, कि कहीं मैं 1050 दूंगी तो देवेंद्र 1200 में लाओ दो। ये कब, जब आपकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा है। तो सरकार को पता चला, अच्छा ठहर जाओ, बोला इस बोतल पर टैक्स लगा दो ज़्यादा, अभी टैक्स है 5%, 28% कर दो, 1000 पे 280 और एक्स्ट्रा चले जाएंगे। समझ रहे हैं। तो आप कहोगे अरे रहने दो यार, अगली बार बोतल ले लेंगे, ऐसे कौन सा ये बोतल, मेरे पास तो दूसरी बोतल है, काम चल ही रहा। तो ये पीछे हट गए। फिर आपने कहा छोड़ो ना, प्लास्टिक की बोतल से काम चला दिया, ठंडा गर्म वाली बोतल लेके क्या करना है, जाके वाटर कूलर से पानी भर लेंगे। तो वो भी आप अपनी खरीद को टाल देंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। और जहां टैक्स कम कर दिया तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आपको लाओ भाई टैक्स है ही नहीं, इसमें दे दो, अभी 2 बोतलें दे दो, बच्चों तक के लिए रख लेता हूं। समझ रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर के मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, बैंक की दरों पर असर पड़ता है। और फिजिकल पॉलिसी जो है, राजकोषीय नीति से सरकार क्या करेगी, टैक्स को घटाएगी और बढ़ाएगी। समझ गए। राजकोषीय नीति में टैक्स को घटाया और बढ़ाया जाता है, और मौद्रिक नीति में आरबीआई ब्याज की दरों को घटाता और बढ़ाता है, जिससे कि सब चीजों पे असर पड़ता है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे मुद्रा की स्थिरता की बात हो, या हो बेरोजगारी में कमी। अब इनमें से जो आपका मन करे आप वो पूछ लेना, बाकी मैं कहानी आगे सुनाता हूं। आगे चलूं फिर। अभी हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक नीति की। क्लियर है भाई,
समझ रहे हैं आप? जहां दिक्कत हो उसी वक्त रोक देना कि सर ये बताओ। हम बात करते हैं एक बड़ा इसका जो टूल है जो सबसे ज्यादा असर डालता है और सरकार इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, वो है रेपो रेट। आज का अखबार देखा आपने? फ्रंट पेज पे लाइन है, आरबीआई ने रेपो रेट कट की। ठीक है, अब ब्याज दरें कम हो जाएंगी, होम लोन की दरें कम हो जाएंगी, वाहन का जो कार लोन की दरें कम हो जाएंगी, एफडी के रेट कम हो जाएंगे। फिर लोग क्या करेंगे? जब रेट कम होंगे तो लोग बोलेगा एफडी करके क्या कर रहा है, चलो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमारा डाउन चल रहा है। ये जो अमेरिका, चाइना, इंडिया, इन सब के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, तो स्टॉक मार्केट धड़ाम नीचे गिर गया है। विदेशी लोग इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर के खतरा ये पैदा हो गया कहीं देश के अंदर निवेश ही कम होने ना लग जाए, तो इन्होंने कहा रेट कम कर दो, कट कर दो। रेट कट कर देंगे तो दो खतरे, महंगाई ना बढ़ जाए, दूसरा खतरा यह है कि भाई अर्थव्यवस्था जब चलेगी तब तो महंगाई से भी निपट लेंगे। तो ज्यादा जरूरी क्या है कि रोज पैसे की आवक होनी चाहिए। महंगाई से तो निपट लेंगे, 100 किलो की जगह 50 किलो खरीद लेंगे, 1 किलो की जगह आधा किलो खरीद लेंगे, लेकिन जेब में पैसा होना जरूरी है। सरकार को भी कम मिलेगा, जब आपकी जेब में पैसा होगा आप खरीदने जाओगे तब तो उसे टैक्स मिलेगा। सब अपने अपने घर में जेब में भर के पैसा वगैरह बैठ गए, सरकार के पास टैक्स आएगा? नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के आर्थिक विकास हो, और बेरोजगारी तो तभी दूर होगी जब नए रोजगार होंगे। नई फैक्ट्री कौन डालेगा? मैं फैक्ट्री लगाने जाऊं, मुझे चाहिए 100 करोड़, बैंक बोलता 15% पे देंगे, मैं कहता ना जी ना, बोलेगा 6% पे मिलेगा लॉन्ग टर्म का, मैं कहूँ दे दो, कल फैक्ट्री लगा लेता हूं, और मैं कहूँगा मैं 1000 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ 100 करोड़ में। लग गई फैक्ट्री, 1000 लोगों को रोजगार मिल गया, उन 1000 लोगों की जेब में पैसा जाएगा, फिर वो जाके फिर बाइक खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, रोज कोई घर खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, उस पर टैक्स आएगा, और टैक्स फिर सरकार को दोगे। समझ रहे हैं आप? इनकम टैक्स जाएगा, डायरेक्ट टैक्स, इनकम इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों टैक्सेस, फिर सरकार की इनकम बढ़ेगी, फिर सरकार कहेगी हमारे पास बहुत पैसा, आ जाओ भाई चुनाव का टाइम आ गया है, लाडली बहना को पैसे दे दो, सरकार फिर जीत जाएगी। सरकार ऐसे गेम खेलती है, समझ गए आप? चलिए आप सीरियस हो जाते हैं, हमने कहानियां सुना दी काफी आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। रेपो रेट क्या होता है भाई? रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म का लोन देती है। अब आप पूछोगी हम तो लोन लेने जाते हैं तो हमसे कहते हैं मकान है, सोना है, गिरवी रख दो। बैंक को भी अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, समझ जाइएगा। बैंक रेट और रेपो रेट में यही फर्क है। ये शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, कम अवधि के लिए। यहां पर बैंक को अपनी सिक्योरिटीज डिपॉजिट रखनी पड़ती है। अब आपके मन में सवाल है भाई ये सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज ऐसे समझ लो कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर के पेपर हैं, किसी कोई एफडी है, कोई आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर है, मतलब जमानत के तौर पे हमने रख दिया भाई, हम पैसे ना दे पाए इसे जब्त कर लेना। समझ गए आप? तो बैंक को भी अगर पैसे चाहिए हैं तो क्या होगा? देखो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, कौन सा? शॉर्ट टर्म, उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। हो गई बात क्लियर? और बैंक को बदले में क्या रखना पड़ता है? अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी रखना पड़ता है भाई। समझ गए बात को? अब देखते हैं भाई इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, ये देखना जरूरी है। तो देखिएगा ध्यान से जरा, रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंक को ज्यादा क्या होगा? ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को। तो बैंक भी तो दूसरों से क्या करेगा? ज्यादा ब्याज लेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लो देवेंद्र को निहारिका से पैसे चाहिए उधार, और मेरे से निहारिका लेती है, मैं निहारिका को बोलूंगा 12% पे दूंगा, तो निहारिका क्या आपको 10 पे देगी? नहीं देगी ना, वो बोलेगी दे चाहिए 16 पे दूंगी मैं, तो भाई मेरे खर्चे भी तो काटने, ऐसे ही होगा ना। तो ये वही चीज है। और बदले में मैंने इनसे पहले क्या कहा, भाई क्या है? तो इन्होंने कहा जी मेरे मकान के पेपर है, रख लो। मैंने कहा लाओ जी दे दो, तब मैं पैसा दूंगा। इन्होंने कहा दो, कितने देर के लिए चाहिए? 5 दिन 6 दिन, इतना चाहिए, एक रात के लिए। मैंने कहा ले जाओ। तो बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाएगा, बाजार में पैसा कम हो जाएगा। अब देवेंद्र कहेंगे भाई मुझे अभी खर्चे नहीं करनी, मैंने नहीं लेना, रहने दो, निहार का अपना पैसा अपने पास, निहार का मेरे पास, रहने दो, बैंक अपना पैसा अपने पास रखो, नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा? जब पैसा कम हो तो अर्थव्यवस्था चलेगी या बंद हो जाएगी? कम हो जाएगा, मनी का फ्लो कम हो जाएगा, तो आर्थिक विकास रुक जाएगा। अब रेपो रेट घटा देते हैं, ऋण सस्ता कर दिया, बाजार में पैसा बढ़ जाएगा। मान लो फिर वही हुआ, निहार का मेरे पास है, मैंने कहा 10% पे दे रहा हूँ निहार का ने ले लिया, और देवेंद्र लेने क्या बोला, भाई कितने पे? बोली 11% पे, 12% पे। तो पहले कहा 16 पे, अब 12 पे। देवेंद्र कहेंगे लाओ जी कल जाके कार खरीदता हूँ, कल जाके फैक्ट्री लगाता हूँ, तो विकास होगा, नई कार बिकेगी, नई फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी।
तो रेपो रेट कितना जबरदस्त असर डालती है। और देखिए मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सबसे कमाल का टूल है ये। क्या है? रेपो रेट। अब मैं आपको फिर से बोलता हूं कि रेपो रेट क्या होता है। जब कोई वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म का लोन लेने जाएगा, तो जो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे? रेपो रेट। आप में से कोई बताना चाहेगा? यही बात है कि कुछ गलत बोल रहा हूं? यही है? गुड, अच्छी बात है, समझ में आ गया। दोबारा बताऊं? अब अगर मान लो मैं बोलूंगा रिवर्स रेपो तो क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? यहां पर तो आरबीआई से पैसा कौन ले रहा है उधार? बैंक। अगर मान लो बैंक बोलता भाई साहब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, चलो आप कुछ समय के लिए रख लो अपने पास, तो वो रिवर्स रेपो हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट वही है। जब मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि निहारिका के पास बहुत सारे पैसे आ गए, अब ये कहती घर में कहाँ रखूं, चलो बैंक के पास चलती है, मेरे पास आई, कहेगी आप कितना ब्याज दोगे? तो मैं कहूँगा जी 7% ले लेना मेरे से आप। तो कहेगी चलो रखो 7%, राइट, बिल्कुल। तो अब क्या होगा? वह दर जिस पर बैंक आरबीआई के पास अपना अतिरिक्त पैसा, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा है, वो जमा करते हैं। ठीक है, समझ गए आप? आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक आपको ब्याज देता है, ये वही ब्याज है। और जब आप जाते हैं कार खरीदने आपको, और आप बैंक से जब आप लोन लेते हैं, वो क्या हो गया? तो आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो वो रेपो हो गया। क्लियर है बात? समझ में आई? आप अपना पैसा जब देने आएंगे तो वो रेपो हो गया। आसान कर लीजिए चीज़ों को। कोई और एग्जांपल चाहिए तो वो भी रख दूंगा। ठीक है, तो आरबीआई के पास जब कोई भी बैंक अपना पैसा जमा करने जाएगा तो उस पर जो ब्याज दर होगी उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो। और जब बैंक पैसे लेने के लिए आरबीआई के पास जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे पास आप पैसा लेने आओगे, तो जो ब्याज दर लगेगी उसे क्या बोलेंगे? रेपो। ठीक है, और जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया, घर में सामान ही रहा है, तो आप मेरे पास पैसे देने आओगे, मैं कहूँगा लाओ मुझे दे दो, मैं किसी बड़े उद्योगपति को दे दूंगा। ठीक है, तो वो आप जब मेरे पास देने आओगे वो क्या? रिवर्स रेपो, रेपो का रिवर्स। क्लियर हुई कि नहीं बात? नहीं हुई तो बता दो भाई, बोर्ड पे कहूँगा कि हाँ के बताओ। तैयार हैं कि नहीं आप? मैं यही बोलने वाला हूँ जिसने बोला कि हो गया क्लियर। फिर से देखो, अगर कोई बैंक आरबीआई के पास उधार लेने जाएगा, कोई बैंक आरबीआई के पास उधार लेने गया, अब पूछो कि उधार लेने क्यों जाएगा? मान लो कोई बड़ा उद्योगपति आया, बोलता 500 करोड़ चाहिए साहब हमें, तो बैंक ने कहा मेरे पास तो अभी से 300 करोड़ पड़े, 200 करोड़ और चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाएगा, भाई साहब कुछ पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, कल ले जाओ। ठीक है, तो बैंक को भी ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को, बदले में कुछ गिरवी रखेगा, तो वो दर कौन सी हो गई? रेपो रेट। समझ गए? और जब बैंक के पास एडिशनल पैसा पड़ा है वो आरबीआई के पास जमा करने जाता है, तो उसके बदले में जो उसको ब्याज मिलेगा, बैंक को ब्याज मिलेगा, राइट, एफडी पर जो ब्याज मिलता वो रिवर्स रेपो हो गया। गुड, जैसे एफडी, बिल्कुल सही समझे आप। क्लियर है? अब देखते हैं भाई इसका असर क्या होगा। देखिए, रिवर्स रेपो अगर बढ़ेगा तो बैंक अपना पैसा किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास। तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा, मार्केट से पैसा कम हो जाएगा तो उसका मतलब महंगाई कम होगी, बोतल की लड़ाई नहीं होगी, बोतल महंगी हो गई है। ठीक है, और रिवर्स रेपो अगर घटा दी जाएगी तो क्या होगा? बैंक लोन देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, ले जाओ भाई ले जाओ, लोन सस्ता कर देंगे, बाजार में पैसा बढ़ जाएगा। और जैसे ही मान लो देवेंद्र के पास आ गया भैया 1 करोड़ आ गया, चलो फैक्ट्री डालेंगे, तो देवेंद्र 100 लोगों को रोजगार देंगे कि नहीं देंगे? दे देंगे ना। इट मीन्स विकास होगा। क्लियर है? चलिए, सो अब ये दो टूल देखे, देन इसके बाद आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। भाई ये क्या चीज है? बैंकों को अपनी कुल जमा का, मतलब जो उनके पास डिपॉजिट है उसका एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास हर वक्त जमा रखना पड़ता है। ठीक है, अब ये कितना होता है भाई? ये वर्तमान में 4.5% के आसपास है। जैसे आप बैंक हो, आपके पास 100 रुपए हैं, तो 100 में से हमेशा 4.5 रुपए रखने पड़ेंगे आपको अपने पास, माफ कीजिएगा, ठीक है, आरबीआई के पास। SLR अपने पास रखते हैं, CRR आरबीआई के पास। तो क्या रखने पड़ेंगे? क्यों भाई? किसी दिन खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए बैंक के साथ, बैंक डूब उब जाए, तो कुछ पैसा तो रहे लोगों को लौटाने के लिए। आप जानते हैं बैंकों में एक नियम होता है कि चाहे आपकी 50 करोड़ की एफडी क्यों ना हो, मैक्सिमम आपको मिलेंगे 5 लाख, इससे ऊपर के नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं आप?
ध्यान रखिएगा। तो ये उसके लिए बचा के रखते हैं, कभी कुछ हो जाए तो भाई रिस्क कवर करना है। सो एक ये तरीका निकाला जाता है, ऐसे कई सारे तरीके हैं। तो ध्यान रखें, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है कि जब भी कभी बैंक जो होते हैं उनका टोटल जो जमा है उसका कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास उन्हें जमा करना पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, CRR। क्लियर है? वर्तमान में 4.5 है, घटता बढ़ता रहता है। अब तो ये कम होते जा रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तब बहुत ज़्यादा होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके जैसे अपने होते वैसे बैंकरों का बैंकर कौन होता है, आरबीआई, तो उसके भी होते, वहाँ पे होते, भाई आ जाओ, आज एसबीआई वाला है, कल आईसीआईसीआई वाला चला गया, किसी ने पीएनबी वाला चला गया, ठीक है, वैसे ही होता है, बिल्कुल होता है। सीआरआर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा होगा। भाई अगर मान लो 4.5% से जगह उन्होंने बोला कि 25% रखना है, तो 100 रुपए में से 25 रुपए तो हमेशा रिजर्व रखना है, तो आप सिर्फ 75 रुपए से ही कारोबार कर पाओगे ना। और अगर बोला कि सिर्फ 10% रखना है तो 90% कारोबार में लगा दो, मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा लोगों को उधार देने के लिए, तो इससे क्या होगा, ज्यादा ऋण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कम पैसा होगा तो ऋण कम होगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगा हो जाएगा ना, कुल मिला के ऋण महंगा हो जाएगा, ऐसे समझिए इसको। और अगर मान लीजिए सीआरआर घट जाता है, 10% की जगह 4.5 आ जाता है, तो 100 रुपए में से उसको कितना, सिर्फ 4.5 रखना है, तो क्या लगा दो जितने लगाने हैं, तो लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, तो ऋण वो अपना सस्ता कर देगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने आएंगे, जब लोन लेने आएंगे तो क्या होगा, वो पैसा अर्थव्यवस्था में जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम बात करते हैं, रेपो रेट का मतलब है जब कोई बैंक आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेता और उस पर जो दर लगाई जाती है ऋण पे, ठीक है, लोन की जो रेट होती है उसे क्या बोलेंगे, रेपो रेट। और जब कोई बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है उस पर जो ब्याज मिलता है वो है रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर का मतलब है कि बैंक के पास अगर मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए में से उसको कुछ पैसा अपना जमा करना पड़ेगा आरबीआई के पास। ठीक है, वर्तमान में 4.5% है, तो 100 में से 4.5 रुपए हमेशा आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। इसे क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। अगला देखते हैं अभी क्या है, एक और आ गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या चीज़ है भाई, इसे देखते हैं। देखो, अब कोई भी बैंक जो है अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सोने के रूप में, सरकारी बॉन्ड या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो सरकार की तरफ से अप्रूव्ड होती हैं उसके रूप में उसको रखना पड़ता है, और बैंक को अपने पास ही रखना है। जो भी मान लीजिए उसका कुल जमा है कुछ भी 100 रुपए है, तो मान लीजिए आरबीआई ने बोल दिया भाई देखो ऐसा आपको अपनी जमा का ना 25% रखना है या 15% रखना है, जो भी, ठीक है, वर्तमान में क्या रेट है देखते हैं अपन अभी। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि आपको अपने पास रखना है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उनको बोला कि 25% रखना है, तो 100 रुपए में से 25% ये हो गया, फिर सीआरआर हो गया, तो जो बचा हुआ उसी में से तो वो लोन देंगे किसी को, उसी से कारोबार करेंगे। और अगर ये कम हो जाएगा, कम कर देंगे तो ज़्यादा पैसा लोन में बांटेंगे वो। तो हमेशा ध्यान रखें कितना असर डालता है ये। तो जो एसएलआर है क्या होता है, ये बैंकों को हमेशा अपनी जमाओं का कुछ हिस्सा सोने के रूप में, सोने के बिस्कुट रखो, ईंट रखो, सरकार के बॉन्ड खरीद के रखो, ठीक है ना, इस रूप में हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात। बैंकों को अपनी जमा का कुछ हिस्सा किस रूप में अपने पास रखना होता है, सोने के रूप में, सरकारी बॉन्ड के रूप में या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में। ये नगद में नहीं रखते हैं, सोना खरीद लिया, सरकार के बॉन्ड खरीद लिए, या जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं वो खरीद ली जिनके लिए मंजूरी मिली है, और वो उन्हें हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सरकार को इससे क्या होता है, सरकार के बॉन्ड खरीदे, मान लो सरकार के बॉन्ड खरीदे तो बदले में सरकार को रुपया मिलेगा, उस रुपये को सरकार क्या करेगी, किसी परियोजना में खर्च कर देगी। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, ये बैंकों के पास रहता है। और सीआरआर किसके पास रहता है, आरबीआई के पास। गुड, वेरी गुड। सीआरआर आरबीआई के पास जमा रहेगा, वो नगद के रूप में होगा। और ये क्या होगा, ये किस में होगा, सोने में, सरकारी बॉन्ड में या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में। ये बैंक अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, उनकी ही चीजें हैं ये, उन्होंने अपने पैसों से खरीदा। अब जैसे सरकार ने कोई योजना चला रहे हैं, सरकार को चाहिए 25,000 करोड़ रुपए, अब सरकार कहेगी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो मामला गड़बड़ है, तो कहेंगे एक काम करो, सरकार बोलेगी हमारे बॉन्ड खरीद लो,
तो इसलिए कहेंगे चलो भाई, बैंकों को बोलेंगे हमारे हमारे बॉन्ड खरीदो कि हमें हाईवे प्रोजेक्ट बनाना है, बदले में आपको इतना मिल जाएगा, जब बॉन्ड परिपक्व होगा तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। क्लियर है? और सरकार को भी लोन मिल गया इजीली। तो ये तरीके अपनाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखें इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। तो अगर SLR बढ़ेगा तो लेन देन के लिए पैसा कम हो जाएगा। अगर मान लो 10% से 25% बढ़ा देंगे तो 100 में से सिर्फ 75% ही तो बचा, और 10 होगा तो 90% बच रहा है देने के लिए। तो ये असर होता है, तो लिक्विडिटी घट जाएगी मार्केट में। क्लियर है? अब हम आते हैं बैंक रेट। क्या होता है भाई? वह दर जिस पर RBI बैंकों को लॉन्ग टर्म का लोन देती है, और इसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। मतलब कुछ भी, जब वो क्या होगा, इसको बोलेंगे रेपो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, अर्थात कुछ भी रखना नहीं पड़ेगा कोई सिक्योरिटी। जैसे हमने रेपो में क्या देखा, बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है, यहाँ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बैंक रेट, तो अब ये देखें कि भाई ये किस तरीके से होती है। तो बैंक रेट के आधार पर ही क्या होगा, बैंक जो होते, RBI ने अपना बैंक रेट बनाया, इसी को बेस बना करके जो दूसरे बैंक हैं जैसे SBI, PNB, ये अपनी ब्याज की दरें तय करते हैं कि कितना FD पे देना है और कितना लोन हमें कितने पे देना है। क्लियर है? तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। अब हम जरा इसको देखते हैं कंपैरेटिवली। रेपो रेट क्या है? बैंकों से RBI क्या होगा, बैंक को ऋण देती है। रेपो रेट में क्या होगा, RBI ऋण देगी किसको, बैंकों को। अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगाई पे असर पड़ेगा, कम या ज्यादा, कम। रिवर्स रेपो क्या है, बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा करते हैं। CRR क्या है, RBI के पास नगद के रूप में जमा होता है। SLR क्या है, बैंकों को अपने ही पास सोने के रूप में, सरकारी बॉन्ड के रूप में कुछ पैसा रखना पड़ता है। और बैंक रेट क्या है, ये लॉन्ग टर्म की ब्याज दरें हैं जो कि RBI बैंकों को देता है लोन। क्लियर है? चलिए, सो अब हम यहां पे देखें तो इस तरह से महंगाई को नियंत्रित किया जाता है, ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया जाता है। उसको ऊपर नीचे क्या करना है, बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाना, मतलब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा देने के लिए है कि नहीं, और इससे हम उपभोक्ता के खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बॉटल वो खरीदे या ना खरीदे, कार खरीदे या ना खरीदे, घर बनाए या ना बनाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बैंक रेट कम रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोन लें। क्लियर है? चलिए, सो अब हमारे पास समय कितना है, समय हो गया। सो आज हम ऐसा करते हैं कि ये हम अगली क्लास में फिस्कल पॉलिसी लेंगे। आज हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पर ही क्लास अपनी यहीं ख़त्म करते हैं। राइट? ठीक है। सो कंप्लीट कम से कम एक तो हुआ हमारा। सो अगला वीडियो हमारा किस पर होगा, वो होगा फिस्कल पॉलिसी पर। क्लियर है? कोई डाउट हो इसमें तो बता दीजिएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में नोट्स साइट पर आज ही अपलोड हो जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ इसके MCQs भी मिल जाएंगे, और मेंस के आंसर किस तरह के लिखे जाते हैं वो भी आपको एक मॉडल आंसर में उपलब्ध करा दूंगा। सो आपने करना क्या होगा, आपने जाना होगा हजेला आईएएस अकेडमी वेबसाइट खोलनी होगी, वहाँ पे करंट अफेयर्स में जाएंगे और वहाँ से जो नोट्स हैं आज की डेट में आप वो निकाल लेंगे, PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? और इसका वीडियो भी आपको आज ही शाम तक यूट्यूब जो हजीलाज आईएएस है उस पर अपलोड हो जाएगा। सो अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही, आप उसको एक दो बार और देखिएगा, और नहीं तो मैं हुई, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अगले दिन क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। सेम इसी तरह से मैं कहूँगा जो लोग ऑनलाइन हमें देखते हैं उनके लिए भी यही संदेश है कि अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी उनको डाउट हो। सो हम उसे अगली क्लास में क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।